पाकिस्तान को सिंधु नदी के पानी पर उसकी हद दिखाने के बाद भारत अब अपने पूर्वी पड़ोसी बांग्लादेश के साथ हुए गंगा जल समझौते पर भी एक ऐसा ही ऐतिहासिक कदम उठाने की दहलीज पर खड़ा है। पाकिस्तान के साथ सिंधु जल समझौते को ठंडे बस्ते में डालकर भारत ने दुनिया को एक ट्रेलर दिखा दिया था, लेकिन अब जो होने जा रहा है वो पूरी फिल्म है। भारत सरकार अब बांग्लादेश के साथ हुई 1996 की गंगा जल संधि की पूरी तरह से समीक्षा करने जा रही है। एक ऐसी संधि जो अगले साल यानी 2026 में खत्म हो रही है और जिसे पहले 30 साल के लिए आगे बढ़ाने की बातें चल रही थी, लेकिन अब वो बातें पुरानी हो चुकी हैं। अब हवा का रुख बदल चुका है। भारत ने साफ और कड़े शब्दों में बांग्लादेश को संदेश भेज दिया है कि अब हमें और पानी चाहिए, हमारे लोगों के लिए, हमारे उद्योगों के लिए, हमारे बंदरगाहों के लिए। यह सिर्फ एक बयान नहीं है, ये एक ऐलान जंग है पानी पर अपने अधिकार के लिए। ये उस अन्यायपूर्ण व्यवस्था को खत्म करने का शंखनाद है जिसकी वजह से पश्चिम बंगाल और बिहार के करोड़ों लोग अपने हक के पानी के लिए तरसते रहे, जबकि वही पानी समंदर में बर्बाद होता रहा या उस देश को जाता रहा जो भारत के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को भूलता जा रहा है। यह भारत की दूसरी बड़ी ऐतिहासिक भूल सुधार की तैयारी है और इस बार निशाना सीधे उस व्यवस्था पर है जिसने हमारे ही संसाधनों पर हमें मोहताज बना दिया था। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि आखिर अचानक ऐसा क्या हो गया कि भारत इतना सख्त रुख अपना रहा है। तो समझिए इस खेल की असली वजह। इस कहानी का केंद्र है पश्चिम बंगाल में बना फरक्का बैराज। इस बैराज को बनाने का एक ही मुख्य मकसद था, कोलकाता बंदरगाह को जिंदा रखना। कोलकाता का श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट, जो कभी भारत की शान हुआ करता था, आज अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है और इसका सबसे बड़ा दुश्मन है गाद यानी सिल्ट। जहाजों को बंदरगाह तक आने जाने के लिए एक निश्चित गहराई की जरूरत होती है, लेकिन जब नदी का बहाव कम हो जाता है तो नदी अपने साथ लाई मिट्टी और गाद को मुहाने पर जमा करने लगती है, जिससे पानी उथला हो जाता है। इसी समस्या से निपटने के लिए फरक्का बैराज बनाया गया था ताकि वहां से लगातार 40,000 क्यूसेक पानी का तेज बहाव हुगली नदी में छोड़ा जा सके, जो इस गाद को बहाकर समुद्र में ले जाए और बंदरगाह का रास्ता साफ रखे। क्यूसेक का मतलब होता है क्यूबिक फीट प्रति सेकंड, यानी पानी के बहाव को मापने की इकाई। सोचिए 40,000 क्यूसेक पानी का बहाव कितना जरूरी है इस बंदरगाह को बचाने के लिए। लेकिन 1996 में जब बांग्लादेश के साथ गंगा जल संधि हुई तो भारत की यह जरूरत कहीं पीछे छूट गई। इस संधि ने भारत के हाथ बांध दिए, पानी का बहाव कम हुआ और नतीजा कोलकाता बंदरगाह में गाद का पहाड़ जमा होने लगा। बड़े बड़े जहाज अब यहाँ आने से कतराते हैं क्योंकि उन्हें फंसने का डर रहता है। इससे भारत को हर साल अरबों डॉलर का आर्थिक नुकसान हो रहा है। ये बंदरगाह सिर्फ पश्चिम बंगाल के लिए नहीं बल्कि पूरे पूर्वी और उत्तर पूर्वी भारत के लिए लाइफलाइन है। नेपाल और भूटान जैसे पड़ोसी देश भी इसी बंदरगाह पर निर्भर हैं। जब ये बंदरगाह कमजोर होता है तो इसका सीधा फायदा चीन जैसे देशों को मिलता है, जो अपने बंदरगाहों का जाल बिछाकर भारत को घेरने की फिराक में रहते हैं। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। फरक्का में ही भारत का एक और महारथी एनटीपीसी का विशाल पावर प्लांट है। ये प्लांट लाखों घरों और फैक्ट्रियों को बिजली देता है, लेकिन इसे भी चलाने के लिए पानी चाहिए और गंगा जल संधि की वजह से गर्मियों में इसे भी पानी की भारी किल्लत का सामना करना पड़ता है। जब पावर प्लांट को पानी नहीं मिलेगा तो बिजली का उत्पादन ठप हो जाएगा। इसका असर हमारे घरों से लेकर देश की अर्थव्यवस्था तक पर पड़ेगा। तो एक तरफ हमारा ऐतिहासिक बंदरगाह दम तोड़ रहा है, दूसरी तरफ हमारा पावर प्लांट पानी के लिए तरस रहा है और इन सब की जड़ में है वो 30 साल पुरानी संधि जो अब भारत के पैरों की बेड़ी बन चुकी है। भारत सरकार ने अब इसी बेड़ी को तोड़ने का फैसला कर लिया है। अधिकारियों ने साफ कर दिया है कि गर्मियों के मौसम में यानी 11 मार्च से 11 मई के बीच जब पानी सबसे कम होता है तब भी भारत को अपनी जरूरतों के लिए कम से कम 30,000 से 35,000 क्यूसेक पानी अतिरिक्त चाहिए और ये पानी अब भारत लेकर रहेगा क्योंकि ये हमारा हक है। अब समझिए उस खेल को जो आंकड़ों में छिपा है। 1996 की गंगा जल संधि की शर्तें आखिर हैं क्या जो भारत के लिए इतनी नुकसानदायक साबित हुई? इसे बहुत ही सरल भाषा में समझिए। इस संधि में पानी के बंटवारे के लिए 3 स्थितियां बनाई गई। पहली स्थिति, अगर फरक्का में गंगा का भाव 70,000 क्यूसेक या उससे कम है तो दोनों देशों को आधा आधा पानी मिलेगा। सुनने में ये बहुत न्यायपूर्ण लगता है, लेकिन यहीं पर खेल है। सूखे मौसम में जब भारत को पानी की सबसे ज्यादा जरूरत होती है तब उसे अपने ही पानी का आधा हिस्सा बांग्लादेश को देना पड़ता है, भले ही हमारी अपनी जरूरतें पूरी न हो रही हों। दूसरी स्थिति, अगर पानी का बहाव 70,000 क्यूसेक से 75,000 क्यूसेक के बीच है तो बांग्लादेश को गारंटी के तौर पर 35,000 क्यूसेक पानी मिलेगा और बाकी बचा हुआ पानी भारत को। यानी अगर बहाव 71,000 क्यूसेक है तो 35,000 बांग्लादेश और 36,000 भारत को। यहाँ भी बांग्लादेश का पलड़ा भारी रखा गया। तीसरी स्थिति, और यहाँ होता है सबसे बड़ा अन्याय, अगर पानी का बहाव 75,000 क्यूसेक या उससे भी ज्यादा है तो भारत सिर्फ 40,000 क्यूसेक पानी इस्तेमाल कर सकता है और बाकी सारा का सारा पानी बांग्लादेश को देना होगा। सोचिए, अगर नदी में 1 लाख क्यूसेक पानी है तब भी भारत सिर्फ 40,000 क्यूसेक ही ले पाएगा और बचा हुआ 60,000 क्यूसेक पानी बांग्लादेश चला जाएगा। ये कैसा न्याय है? नदी हमारी, संसाधन हमारे, लेकिन फायदा किसी और का। इसी शर्त ने कोलकाता बंदरगाह की कमर तोड़ दी। जिस बंदरगाह को बचाने के लिए 40,000 क्यूसेक का न्यूनतम बहाव चाहिए था, इस संधि ने उसे अधिकतम सीमा बना दिया। यही वो अन्यायपूर्ण शर्तें हैं जिन्हें अब भारत और बर्दाश्त करने के मूड में नहीं है। ये संधि तब हुई थी जब भारत और बांग्लादेश के रिश्ते बहुत अच्छे थे, शेख हसीना की सरकार थी और एक भरोसे का माहौल था। लेकिन अब बांग्लादेश में सत्ता बदल चुकी है। पिछले साल हुए तख्ता पलट के बाद आई मोहम्मद यूनुस की सरकार के तेवर बदले बदले से हैं। उनकी नीतियां और उनके बयान भारत के लिए चिंता का सबब बन गए हैं। और अब आते हैं उस चिंगारी पर जिसने इस पूरे बारूद में आग लगा दी है। ये चिंगारी है बांग्लादेश की नई सरकार का पाकिस्तान के प्रति बढ़ता झुकाव और भारत विरोधी ताकतों को मिलती शह। हाल ही में पहलगाम में हुई कायराना घटना ने भारत के सब्र का बांध तोड़ दिया है। सुरक्षा एजेंसियों की रिपोर्ट्स इशारा कर रही हैं कि बांग्लादेश की जमीन का इस्तेमाल एक बार फिर भारत के खिलाफ साजिशों के लिए किया जा सकता है। मोहम्मद यूनुस की सरकार की पाकिस्तान के साथ बढ़ती नजदीकियां, चीन के साथ गहरे होते रिश्ते, ये सब भारत देख रहा है। भारत अब उस दौर से बाहर आ चुका है जहां वो दोस्ती की खातिर राष्ट्रीय सुरक्षा से समझौता कर ले। जब यूनुस सरकार भारत की चिंताओं को नजरअंदाज कर रही है तो भारत क्यों अपने करोड़ों लोगों और अपनी अर्थव्यवस्था की बलि चढ़ाकर उन्हें मुफ्त का पानी देता रहे? ये फैसला सिर्फ पानी का नहीं है, ये कड़ा संदेश है। संदेश ये है कि अगर आप हमारी सुरक्षा के लिए खतरा बनेंगे तो हम आपकी आर्थिक लाइफलाइन काट देंगे। अगर आप हमारे दुश्मनों से हाथ मिलाएंगे तो हम आपसे वो हर सुविधा छीन लेंगे जो भारत की दरिया दिली पर चल रही है। ये डर सिर्फ आज पैदा नहीं हुआ है। जब भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ सिंधु जल संधि पर कड़ा रुख अपनाया था, उसी दिन ढाका में खतरे की घंटी बज गई थी। बांग्लादेश के बड़े बड़े जल विशेषज्ञ और थिंक टैंक ये कहने लगे थे कि सिंधु के बाद अब गंगा की बारी है। ढाका के प्रमुख जल संसाधन
संसाधन विशेषज्ञ प्रोफेसर अनीनुन निशात ने तो खुलकर कहा था कि सिंधु संधि को रोकने के भारत के फैसले की परछाई अब गंगा जल संधि पर भी पड़ेगी। उन्हें पता था कि जिस दिन भारत ने अपनी राष्ट्रीय हितों को सर्वोपरि रखने का फैसला कर लिया, उस दिन 1996 की संधि का भविष्य अंधकार में डूब जाएगा। उनका डर आज हकीकत बन रहा है। बांग्लादेश को यह समझना होगा कि भारत के साथ रिश्ते चलाना एक तरफा रास्ता नहीं हो सकता। आप भारत से व्यापार भी करें, पानी भी लें और फिर भारत के दुश्मनों को अपनी जमीन पर पनाह भी दें, ये अब नहीं चलेगा। नया भारत हिसाब बराबर करना जानता है। अब इस संधि के इतिहास को भी थोड़ा खंगाल लेते हैं। यह संधि 12 दिसंबर 1996 को भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री एच.डी. देवेगौड़ा और बांग्लादेश की तत्कालीन प्रधानमंत्री शेख हसीना के बीच साइन हुई थी। उस वक्त शेख हसीना का पहला कार्यकाल था और दोनों देशों के बीच एक सकारात्मक माहौल बनाने की कोशिश की जा रही थी। इस संधि का मकसद था सूखे मौसम में बांग्लादेश को पानी का एक न्यूनतम प्रवाह सुनिश्चित करना। संधि में यह भी लिखा था कि 30 साल बाद यानी 2026 में इसे आपसी सहमति से रिन्यू किया जा सकता है। यही आपसी सहमति शब्द आज भारत का सबसे बड़ा हथियार है। अगर भारत सहमत नहीं है तो यह संधि आगे नहीं बढ़ सकती। तख्ता पलट से पहले जून 2024 में जब शेख हसीना अपनी आखिरी राजकीय यात्रा पर भारत आई थी, तब भी इस मुद्दे पर बात हुई थी, लेकिन जुलाई अगस्त 2024 के विद्रोह ने सब कुछ बदल दिया। शेख हसीना को देश छोड़कर जाना पड़ा और सत्ता मोहम्मद यूनुस के हाथ में आ गई। यूनुस सरकार ने भी बातचीत जारी रखने की कोशिश की। इसी साल 6 मार्च 2025 को कोलकाता में दोनों देशों के अधिकारियों की एक बैठक भी हुई। बांग्लादेश की टीम ने फरक्का जाकर मुआयना भी किया, लेकिन तब शायद उन्हें अंदाजा नहीं था कि भारत के मन में क्या चल रहा है। भारत खामोशी से अपनी रणनीति बना रहा था और सही मौके का इंतजार कर रहा था। पहलगाम की घटना और चीन पाकिस्तान के इशारों पर चलने वाले यूनुस की हरकतों ने भारत को वो मौका दे दिया है। इस फैसले का असर क्या होगा? इसका असर दूरगामी और ऐतिहासिक होगा। सबसे पहला और बड़ा फायदा पश्चिम बंगाल और बिहार को होगा। गंगा में ज्यादा पानी उपलब्ध होने का मतलब है सिंचाई के लिए ज्यादा पानी, पीने के लिए ज्यादा पानी और उद्योगों के लिए ज्यादा पानी। दूसरा बड़ा फायदा, जैसा हमने बताया, श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट को होगा। 40,000 क्यूसेक से ज्यादा पानी का बहाव बंदरगाह में जमा गाद को साफ कर देगा। बंदरगाह फिर से गहरा होगा और बड़े जहाज आसानी से आ जा सकेंगे। इससे पूर्वी इलाके में व्यापार और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। तीसरा फायदा एनटीपीसी पावर प्लांट को होगा, जिससे पानी की कमी से नहीं जूझना पड़ेगा और बिजली उत्पादन सुचारू रूप से चलता रहेगा। और चौथा और सबसे बड़ा फायदा होगा रणनीतिक। भारत दुनिया को और खासकर अपने पड़ोसियों को यह संदेश देगा कि भारत की शराफत को उसकी कमजोरी समझने की भूल कोई ना करे। तो आपको क्या लगता है, क्या भारत का गंगा जल संधि पर पुनर्विचार का फैसला बिल्कुल सही है? क्या यह राष्ट्रीय हित में उठाया गया एक जरूरी कदम है? इस फैसले का बांग्लादेश और भारत के रिश्तों पर क्या असर पड़ेगा? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए।